हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में चरक संहिता शारीर स्थान अध्याय 1 के अंतर्गत हमने चतुर्विंशति धात्वात्मक पुरुष के बारे में अध्ययन किया था। तो आचार्य चरक ने चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष की परिभाषा इस प्रकार दी थी। मनो दशेन्द्रियाण्यर्थाः प्रकृतिश्चाष्ट धातु की। ये हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में पूरा पढ़ा था कि किस प्रकार से ये 24 तत्व होते हैं। तो इन 24 तत्वों में से सबसे पहला है मन, यानी जो ये पुरुष तत्व है हमारा, जिसे हम 24 धात्वात्मक पुरुष कहते हैं। उसका पहला जो तत्व है या पहली जो धातु है वो मन है। तो अभी मन के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो मन के बारे में हमने मन के लक्षण पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे और मन के विषय पढ़े थे या मन के अर्थ पढ़े थे। अब इस लेक्चर में हम मन के बारे में आगे की चीज़ें पढ़ रहे हैं। जैसे अभी हम मन के द्वारा ज्ञानोत्पत्ति की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, यानी मन के कर्म किस प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए इसे हम श्लोक को देखते हैं। तो आचार्य चरक ने मन के द्वारा किस प्रकार से ज्ञानोत्पत्ति की प्रक्रिया होती है उसके बारे में वर्णन करते हुए यहाँ पर मन के कर्म बताए हैं। तो वो कहते हैं, इंद्रियाभिग्रह कर्म मनसा स्वस्य निग्रह ऊहो विचारश्च ततः परम बुद्धि प्रवर्तते। तो सबसे पहला मन का कर्म बताया है इंद्रियाभिग्रह। तो इंद्रियाभिग्रह का अर्थ क्या है? तो आचार्य गंगाधर ने इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, जिसे यहाँ पर मैं कोट कर रही हूँ। इंद्रियम अभिमुखी भूय तद इंद्रियम ग्रहणम। ठीक है, इंद्रिय अभि और ग्रह। तो इसका अर्थ बताया है इंद्रियम अभिमुखी भूय तद इंद्रियम ग्रहणम। तो उसका ये डेफिनेशन से निकलता है इंद्रियाभिग्रह। अर्थ क्या है? इंद्रिय के अभिमुख होकर उस इंद्रिय का ग्रहण करना, यह मन का क्या है? मन का एक कर्म है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि जब बुद्धि द्वारा जो निश्चय कर लिया जाता है कि ये वाला विषय मुझे ग्रहण करना अभीष्ट है, यानी मुझे ये मतलब आत्मा जिसको पसंद कर रही है उस विषय को ग्रहण करने के लिए बुद्धि निश्चित कर लेती है कि ये अभीष्ट अर्थ है मेरा और इसे ग्रहण करना है। तो आत्मा क्या करती है? आत्मा के द्वारा मन प्रेरित होता है। आत्मा के द्वारा प्रेरित मन इंद्रिय के अभिमुख होता है। अभिमुख होकर किस इंद्रिय के अभिमुख होता है? उस विशिष्ट अर्थ को ग्रहण करने वाली जो इंद्रिय रहती है उसके अभिमुख होकर उस इंद्रिय को ग्रहण करता है। इसी को चक्रपाणी ने कहा है कि इंद्रिय के अधिष्ठान में जाना मन का एक कर्म है। तो वो इस इंद्रिय के अभिमुख होकर उस इंद्रिय को ग्रहण करता है। तो ये इंद्रिय मन का पहला कर्म है, इसे कहते हैं इंद्रियाभिग्रह। फिर क्या होता है कि उस अर्थ का इंद्रिय क्या करती है? इंद्रिय मन के साथ उस अर्थ का ग्रहण करती है। उस अर्थ का ग्रहण करती है। अब इसके पश्चात क्या होता है? जब इस अर्थ का इंद्रिय ग्रहण कर लेती है
तो उस इंद्रिय की उस अर्थ के साथ में या उस अर्थ के साथ में नहीं लिखना चाहिए, इसे लिखना है ग्रहण में, उस अर्थ के ग्रहण से निवृत्ति कराना, वो भी क्या कहलाती है? निवृत्ति, निग्रह कहलाती है। तो यह भी निग्रह कराना, यह भी मन का कर्म है, तो यानी इंद्रिय के अभिमुख होकर उस इंद्रिय का ग्रहण करना, फिर मन के साथ उस इंद्रिय द्वारा अर्थ का ग्रहण करना, फिर इंद्रिय का उस अर्थ के ग्रहण से निवृत्ति कराना या अब उसका कंट्रोल करके निग्रह कर देना, ये भी मन का ही कर्म है। तो इस प्रकार से किसी इंद्रिय द्वारा उसके अर्थ का ग्रहण और उस अर्थ के ग्रहण से फिर अर्थ है ना, अर्थ ग्रहण, फिर उसके अर्थ के ग्रहण से उसकी निवृत्ति यानी अलग हो जाना, ये दोनों ही किसके कर्म हो जाते हैं? मन के कर्म हो जाते हैं। तो ये हो गया इंद्रियाभिग्रह, यानी इंद्रिय का संचालन भी करना और उसका नियंत्रण भी करना, ये दोनों कर्म क्या है? मन के होते हैं। तो ये इंद्रियाभिग्रह का पूर्ण अर्थ है। अब दूसरा क्या अर्थ है? स्वस्य निग्रह। दूसरा अर्थ है स्वस्य निग्रह। स्वस्य निग्रह का अर्थ आचार्य चक्रपाणी ने किया है स्वयं का निग्रह करना, यानी मन स्वयं अपनी वृत्तियों से अपने आप को नियंत्रण करने का कार्य भी मन करता है। तो इस तरह से दूसरा कार्य हो गया उसका स्वस्य निग्रह। फिर बताया ऊह और विचार। तो जब किसी इंद्रिय द्वारा उसके अर्थ का ग्रहण हो जाता है तो उसके पश्चात फिर मन क्या करता है? अभिग्रहण करने और निवृत्ति करने में भी मन का रोल था, यानी इंद्रियाभिग्रह जो था वो मन के सापेक्ष था। अब इसके पश्चात अर्थ का ग्रहण होने के पश्चात मन, आत्मा द्वारा प्रेरित मन कहना चाहिए, क्योंकि कुछ भी कार्य मन अपने आप नहीं कर रहा है, आत्मा के प्रेरण के माध्यम से ही करता है। तो आत्मा के द्वारा प्रेरित मन क्या करता है? उस अर्थ के विषय में वितर्क करता है। इसको कहते हैं ऊह। ऊह का अर्थ होता है तर्क, वितर्क करता है। क्या वितर्क? कि ये जो विषय है, जैसे यह ऐसा है, ऐसा होता है, या यह विषय ऐसा नहीं होता है ना। और इस तरह से ये वितर्क करता है। और फिर क्या हुआ? ऊह किया, फिर विचार करता है। इस प्रकार से ऊह पूर्वक विचार करने के बाद क्या होता है? फिर बुद्धि का कार्य आता है। फिर बुद्धि क्या कर देती है? कि यह निश्चय कर लेती है बुद्धि, इस तरह से विचार करने के बाद उस अर्थ के विषय में कि यह निश्चित ही ऐसा है, ऐसा है। तो ये बुद्धि का कर्म होता है। इसी को क्या कहा गया यहाँ पर? इंद्रियाभिग्रह कर्म मनस स्वस्य निग्रह ऊहो विचारश्च। फिर कहा ततः परम बुद्धि प्रवर्तते, यानी जब मन ऊह और विचार उस विषय के बारे में कर लेता है कि ये ऐसा है या ये ऐसा नहीं है, तब क्या होता है? उसके बाद बुद्धि प्रवृत्त होती है और बुद्धि ये निश्चय कर लेती है कि यह ऐसा ही है ना। जैसे अगर घड़े को देख रहा है तो घड़े का ग्रहण करवाया मन ने इंद्रिय के माध्यम से, मतलब इंद्रिय ने मन के साथ में उस विषय का ग्रहण किया। फिर मन ने उसके ऊपर ऊह और विचार किया कि ये इस प्रकार का है, ये गोल बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है, या ये ऐसा नहीं है, पीतल का नहीं है। फिर लास्ट में बुद्धि इसका निश्चय कर रही है कि निश्चित ही मिट्टी का घड़ा है ना। तो ये क्या हो गया? उसके पश्चात बुद्धि का
कार्य हो गया। ततः परम बुद्धि प्रवर्तते। तो इस प्रकार से इंद्रिया विग्रह, स्वस्य निग्रह और ऊह विचार और ये कर्म होने के बाद ततः परम बुद्धि प्रवर्तते। तो ये इस तरह से श्लोक है। फिर अब इस पूरी की पूरी इंद्रिया विग्रह जो हम कह रहे हैं, यानी इंद्रिय द्वारा अर्थ का ग्रहण और इंद्रिय की उस अर्थ से निवृत्ति, ये किस प्रकार होता है इसकी पूरी प्रक्रिया को आगे के श्लोक में बताया गया है। वो क्या है? इंद्रियेण इंद्रियार्थो ही समनस्केन ग्रह्यते। अब पूरी प्रक्रिया उसको समझा रहे हैं कि किस प्रकार से होती है। तो इसका अर्थ क्या है? समनस्केन, है ना। इंद्रियार्थो, इंद्रिय के द्वारा इंद्रिय के अर्थ का ग्रहण क्या होता है? समनस्केन ही होता है। समनस्केन का अर्थ क्या हो गया? कि जो इंद्रियाभिग्रह हो रहा है वो मन की अपेक्षा रखता है, मन के निरपेक्ष नहीं होता है। यानी कोई भी इंद्रिय जो उस इंद्रियार्थ का यानी अपने विषय का ग्रहण कर रही है, वो मन के साथ ही उस विषय का ग्रहण करती है, मन के बिना नहीं करती है। ठीक है। और इसके बाद अगली लाइन में क्या बोलते हैं? कल्प्यते मनसा तूर्ध्वम गुणतो दोषतो यथा। फिर क्या करता है मन के द्वारा फिर ये कल्पना होती है, यानी विचार किया जाता है। किसके पश्चात? तूर्ध्वम, यानी इंद्रिय के द्वारा इंद्रिय के अर्थ का ग्रहण करने के पश्चात, जो कि मन के साथ ही करती है इंद्रिय, उसके पश्चात मन उस विषय पर विचार करता है। किस तरह? गुणतः और दोषतः। तो ये ऊह और विचार का क्षेत्र है। ऊह करता है और विचार करता है कि किस प्रकार का विचार करता है? कि यह गुणयुक्त है अर्थात ग्राह्य है, यह हेय है यानी दोषयुक्त है अर्थात अग्राह्य है। मतलब गुण कौन से हैं, दोष कौन से हैं, इन पर विचार करता है। या यह उपेक्ष्य है ना, ये त्याज्य ही है या इसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। अग्राह्य यानी त्याज्य, और या फिर इसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, उपेक्ष है। इस प्रकार से उसके विचार करता है कि इसमें किस प्रकार के गुण और दोष हैं। और इसके बाद जब ये मन विचार कर लेता है तब निश्चयात्मिका बुद्धि प्रवृत्त होती है। और क्या करती है? वो निर्णय करती है। उसको भी किस तरह से किया गया है? अगली लाइन कहती है श्लोक की, जायते विषये तत्र या बुद्धि निश्चयात्मिका व्यवस्यते तया वक्तुम तथा वक्तुम कर्तुम वा बुद्धिपूर्वकः। तो जब ये मन पूरा विचार कर लेता है पूरी तरह से कि इसमें ये गुण है, ये दोष है, या इसकी उपेक्षा ही कर देनी चाहिए, है ना, या तो इसको ग्रहण कर लेना चाहिए, या ग्राह्य है, या न तो हम इसे त्यागें न हम इसे ग्रहण करें बल्कि इसकी उपेक्षा कर दें, इस तरह से विचार कर लेती है, तब निश्चयात्मक बुद्धि उस विषय में प्रवृत्त हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, जायते यानी उत्पन्न होती है। फिर ये व्यवस्था होती है कि ये कार्य किया जाए या ये बोला जाए, ये सब का जो होता है वो बुद्धिपूर्वक होते हैं। यानी अभी तो गुण और दोष के बारे में ग्राह्य और अग्राह्य का विचार किया गया था, पर बुद्धि अब क्या करती है? निर्णय ले लेती है कि ये ग्राह्य है ना, या ये
अग्राह्य है, ये अब निश्चय हो रहा है, या इसकी हम उपेक्षा कर दें, ये विषय उपेक्ष है। तो विषय के अंदर, विषय तत्व मतलब उस विषय के अंदर ये बुद्धि निश्चयात्मिकता उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो निश्चयात्मिका या व्यवसायात्मिका बुद्धि कही गई है या निश्चयात्मिका कही गई है, वही क्या है, प्रमाण भी होती है। इसको प्रमाण भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो लाइंस हैं, इसके आगे का श्लोक जो है कहाँ से शुरू हो रहा है, ये इंद्रियेण इंद्रियार्थो ही समनस्केन ग्रह्यते कल्पते मनसा तूर्ध्वम घुरतो दोषतो यथा जायते विषय तत्र या बुद्धि निश्चयात्मिका व्यवस्यते तथा वक्तुम कर्तुम व बुद्धिपूर्वक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। मन की अपनी ज्ञान की प्रक्रिया या इंद्रिय अभिग्रह की जो प्रक्रिया है उसको बताने के लिए ये चरक का श्लोक है। तो इसे हमें याद करना है, 4 लाइन का श्लोक है। कभी भी इसको एक्सप्लेनेशन के लिए पूछा जाता है या वाइवा में भी ये पूछा जाता है, तो इसे आप याद कर लेंगे इसी तरीके से।